लेखा शास्त्र के सभी बच्चों का आज के इस वीडियो लेक्चर में हार्दिक स्वागत। आज हम पढ़ने वाले हैं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। सबसे पहले कंपनी अधिनियम 2013 के शेड्यूल थर्ड के पार्ट सेकेंड के इस फॉर्मेट पे ध्यान देते हैं। इसमें आप देख सकते हैं कि जैसे बैलेंस शीट है उसी तरह से यहाँ पे भी 4 कॉलम हैं। particulars, note number, figures for the current reporting period and figures for the previous reporting period आप देख सकते हैं। और इसके अलावा यहाँ पे ऊपर आप देख सकते हैं नेम ऑफ द कंपनी लिखना होता है और फिर प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड जो डेट होगी वो डालनी होगी 31 मार्च एंड द ईयर इन विच यू आर गोइंग टू प्रिपेयर द प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। तो सबसे पहले हम जिस चीज़ पे फोकस करेंगे वो क्या है, वो है पहला पॉइंट। पहला पॉइंट क्या है? पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 1 है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस यानी कि व्यापार की जो नॉर्मल एक्टिविटीज़ हैं उनसे जनरेट होने वाली रेवेन्यू। इसमें बेसिकली आता है सेल्स प्रोसीड, जो आपने सेल किया वो, और उसमें से अगर कोई सेल्स रिटर्न है, सेल्स रिटर्न, तो वो लेस कर दी जाती है और जो बचता है उसे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस करके यहाँ लिखे जाता है करंट ईयर के लिए। ठीक है। अदर इनकम में कुछ डिफरेंट टाइप की इनकम्स हो सकती हैं, जैसे कि इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव्ड एंड कमीशन रिसीव्ड एट्सेट्रा। इन दोनों को जब जोड़ लेंगे तो थर्ड पार्ट बनेगा 1+2 करके। इसे कहा जाएगा टोटल रेवेन्यू, यानी कि उस पीरियड के लिए जिसके लिए आप प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बना रहे हो उसमें टोटल रेवेन्यू आपकी जितनी भी हुई वो फर्स्ट और सेकंड को जोड़ करके यहाँ लिख दिया जाएगा। एज अ स्टूडेंट आपको प्रीवियस ईयर की ये जो फिगर्स हैं ये बिल्कुल ब्लैंक छोड़ देनी है, यहाँ कुछ नहीं लिखना है। अकाउंटेंट्स को लिखना होता है बट यू आर नॉट सपोज टू डू दिस। एंड देन पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 4 इज़ एक्सपेंस। अब यहाँ पे सारे एक्सपेंसेस आते हैं। कौन कौन से एक्सपेंसेस आते हैं ध्यान दीजिए। यहाँ जो एक्सपेंसेस आते हैं वो हैं कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड। मैंने आपको एक उदाहरण से लाइव क्लास में बताया था कि जैसे आपके पास आप किचन में समोसे बना रहे हैं, तो आपके सामने आप देख रहे हैं कि 2 समोसे प्लेट में रखे हुए हैं। ठीक है। और उसके बाद में ये सूचना दी गई कि 10 समोसे आपने और बना लिए, तो ये कितने हो गए? 12 हो गए। और ये कहा जा रहा है कि एक समय के बाद आपके पास केवल 4 समोसे बचे हैं। तो जब 12 आपके पास थे, 4 बचे हैं, तो ये जो 8 आएगा, ये 8 क्या होगा? ये होगा कि समोसे जो आपने खा लिए, यानी कि मटेरियल जो आपने कंज्यूम कर लिया। तो यहाँ है कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। प्रोडक्शन प्रोसेस में जो मटेरियल यूज़ हुआ है उसकी कॉस्ट कितनी है, अगर वो निकालना हो तो ये फार्मूला होगा। ये जो रॉ मटेरियल यूज़ होता है इसका ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस जो टोटल आएगा, उसमें से जो क्लोजिंग स्टॉक है वो माइनस कर दीजिए, जो बचेगा वो होगा क्या? वो होगा कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, ओके। इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे है परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। तो जो भी स्टॉक इन ट्रेड, जो रेडीमेड वस्तुएं आप खरीद के बेचते हैं वो स्टॉक इन ट्रेड कहलाएगा। अगर आपने कुछ परचेज किया है तो वो यहाँ पे आप लिख देंगे सिंपली वॉट एवर द finished goods you have purchased for the purpose of resale, it is to be written here, okay, in the heading purchase of stock in trade. Then there is changes in inventories of finished goods, work in progress and stock in trade. तो यहाँ पे बेटा स्टॉक इन ट्रेड और जो वर्क इन प्रोग्रेस है दोनों का, यानी कि जो आप स्टॉक इन ट्रेड मीन्स जो आप खरीदते हो, और अगर कुछ अंडर प्रोडक्शन है यानी कि वर्क इन प्रोग्रेस है, सेमी फिनिश्ड गुड्स, तो उन दोनों के ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक करने हैं और अलग अलग करने हैं, फिर जो आएगा उसको जोड़ के यहाँ लिख देना है। ठीक है। यानी कि ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक इज बेसिकली चेंजेस इन इन्वेंटरीज। देन देर आर एम्प्लॉइज बेनिफिट एक्सपेंसेस।
एम्प्लॉयज़ बेनिफिट एक्सपेंसेस में वो सारी चीज़ें आती हैं, वो सारे आइटम्स आते हैं जो एम्प्लॉयज़ के ऊपर एक कंपनी खर्च कर सकती है, जैसे वेजेस, सैलरीज, उनको दिए जाने वाले कोई बोनस, कमीशन, इंसेंटिव्स एंड अगर जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनकी सैलरी का एक हिस्सा टीडीएस के रूप में काट लिया जाता है। और ये टीडीएस के रूप में काटने का मतलब होता है कि टीडीएस के रूप में काटने का मतलब होता है कि ओके या टीडीएस के रूप में काटने का मतलब होता है कि अगर किसी की सैलरी 10 रुपये है और टीडीएस सपोज ये है 12%, कितना 12%, तो उसकी सैलरी से 12% काट के उसे 88 पे किया जाएगा। और ये जो 12 रुपये आएंगे इसमें कंपनी अपने पास से 12 रुपये और मिलाती है। तो ये जो 12 रुपये कंपनी को अलग से एक्स्ट्रा मिलाने पड़ते हैं, ये भी तो एम्प्लॉयज़ के बेनिफिट के लिए है खर्चा किया किया गया जो कंपनी खर्चा करती है। प्लस 12, 100 तो वो पहले ही दे चुकी, उसमें से 12 निकाल के उसने रख लिए, 88 दे दिए एम्प्लॉय को, 12 रखे हुए हैं, प्लस 12 और किए, तो ये 24 रुपये जो हो गए, इसे एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड में, ईपीएफ में जमा करना होता है कंपनी को। तो कुल मिलाकर के ये जो 12 रुपये एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है, ये 12 रुपये एम्प्लॉई का कंट्रीब्यूशन है, ये जो काट लिए गए थे टीडीएस के रूप में। टीडीएस नहीं बोलेंगे इसे, टीडीएस तो होता है कि जब हम उनकी इनकम टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काटते हैं, इसे आप एम्प्लॉइज़ कंट्रीब्यूशन बोलोगे इन ईपीएफ। तो एम्प्लॉई का जो कंट्रीब्यूशन है ईपीएफ में 12 रुपये, फिर एम्प्लॉयर यानी आपका एज अ कंपनी कंट्रीब्यूशन, तो ये जो 12 रुपये एडिशनल आप दे रहे हो 100 रुपये पे प्लस करके, ये भी एम्प्लॉइज बेनिफिट एक्सपेंसेस का पार्ट होगा। अभी इसे डिटेल में हम पढ़ेंगे, आगे बताया जाएगा, इसे अभी नोट्स में आगे एक्सप्लेन किया गया है। फाइनेंस कॉस्ट का मतलब होता है वो सारे खर्चे जो आपको कहीं से भी पैसा पूंजी के रूप में या ऋण के रूप में लेने पर देना होता है। पूंजी पर आपको डिविडेंड वगैरह देने होते हैं, हालांकि वो यहाँ नहीं आएगा। यहाँ जो आएगा वो क्या आएगा, यहाँ आएगा इंटरेस्ट। बेसिकली जो भी इंटरेस्ट अगर आप किसी को पे करते हैं, यू कैन से दैट इफ़ यू हैव टेकन अ लोन फ्रॉम एनी वन, फ्रॉम एनी पर्सन, मे इट बी नेचुरल पर्सन, लीगल पर्सन, यानी कि कोई व्यक्ति हो सकता है जो राम श्याम घनश्याम जैसा, या कोई कंपनी लाइक कोई बैंक हो सकती है, या कोई म्यूचुअल फंड कंपनी हो सकती है, कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो सकता है जहाँ से आपने पैसा उधार लिया है, तो आपको उसको बदले में इंटरेस्ट देना पड़ेगा। दिस इज योर फाइनेंस कॉस्ट। ओके, डिप्रिसिएशन आप लोग सभी लोग परिचित हैं, जो टेंजिबल एसेट्स होती हैं उनकी कीमत में होने वाली कमी है। अमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस बेसिकली वो एक्सपेंसेस का हिस्सा जो प्रॉफिट एंड लॉस में इस साल दिखाया जाएगा, ठीक है, वो अमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस कहलाता है। इसमें जैसे आपने कोई पेटेंट लिया है और उसका एक कोई हिस्सा आप यहाँ पे राइट ऑफ करते हो, तो ये माना जाता है कि आपने उसे अमोर्टाइज किया। राइट ऑफ करना, अमोर्टाइज करना एक ही बात है। ऊपर के ये जो खर्चे आपने अभी देखे, इन खर्चों के अलावा कुछ और भी खर्चे हो सकते हैं, ठीक है। वो खर्चे अगर ऊपर की हेडिंग्स में कहीं नहीं फिट हो रहे हैं तो वो अदर एक्सपेंसेस में आएंगे, ठीक है। अदर एक्सपेंसेस में डिफरेंट टाइप ऑफ एक्सपेंसेस आएंगे जो यहाँ नहीं दिख रहे हैं। तमाम खर्चे हैं, जैसे कौन कौन से, रेंट है, ठीक है, रेंट इसमें कहीं नहीं आया तो रेंट आ जाएगा, ठीक है। इसके अलावा मैनेजर का कमीशन है, इसके अलावा तमाम तरह की और भी चीज़ें होंगी, भी आप देख लेंगे आगे, ठीक है। तो जब इन सारे एक्सपेंसेस को आप लिख चुके होंगे और आप फिर इन्हें फाइनली जोड़ लेंगे तो ये टोटल एक्सपेंसेस कहलाएंगे। ये हो गया पॉइंट नंबर 4। अब फिफ्थ पॉइंट में क्या है, प्रॉफिट बिफोर एक्सेप्शनल एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स एंड टैक्स। तो ये कैसे आएगा, ये थर्ड क्या था, टोटल रेवेन्यू माइनस 4। 4 क्या है, एक्सपेंसेस। सो यू कैन से टोटल रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस, यू विल गेट व्हाट, प्रॉफिट बिफोर exceptional and extraordinary items and tax, yes. So एक्सेप्शनल, एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम और टैक्स के पहले का प्रॉफिट आपको मिल गया। अब बारी बारी से पहले एक्सेप्शनल, फिर एक्स्ट्राऑर्डिनरी, फिर टैक्स आप घटाते चलेंगे। तो चलिए, एक्सेप्शनल आइटम्स आप यहाँ पे घटाएंगे। ये क्या होते हैं, ये वो खर्चे हैं जो होते तो बिजनेस के नॉर्मल कोर्स में ही हैं, लेकिन ये कुछ इस नेचर के होते हैं जिन्हें अलग से मेंशन करना ज़रूरी होता है। इनके एग्जांपल्स क्या हैं, ये सारी चीज़ें अभी हम आगे पढ़ने वाले हैं। अभी आपका जोर होना चाहिए फॉर्मेट पे। तो फॉर्मेट में आपने जाना था पॉइंट नंबर 3
टोटल रेवेन्यू था, पॉइंट नंबर 4 टोटल एक्सपेंसेस था, दोनों को लेस किया, 3 माइनस 4 किया तो प्रॉफिट बिफोर एक्सेप्शनल एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम एंड टैक्स आया था। अब आपको एक्सेप्शनल आइटम्स उसमें से घटाने हैं। जब एक्सेप्शनल आइटम्स घटा देंगे तो जो बचेगा वो होगा प्रॉफिट बिफोर एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स एंड टैक्स। देन यू विल हैव टू डिडक्ट एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स। एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स घटा देंगे तो बचेगा क्या? प्रॉफिट बिफोर टैक्स। क्या बचेगा? प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो यहाँ प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैसे आया? प्रॉफिट बिफोर टैक्स का मतलब है कि जो पॉइंट नंबर 7 पे प्रॉफिट बिफोर एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम एंड टैक्स था, उसमें से पॉइंट नंबर 8 यानी कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम घटा दिया तो क्या आ गया? प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब इसमें से टैक्सेस घटाइए। टैक्स इस साल के होंगे और अगर कुछ पिछले साल के बकाया टैक्सेस हैं तो वो भी यहाँ आएंगे, घट जाएंगे। फाइनली टैक्स घटाने के बाद जो बचेगा वो होगा प्रॉफिट फॉर द पीरियड ऑफ कंटिन्यूइंग ऑपरेशंस। अगर ये लॉस है तो यहाँ पे ब्रैकेट में लिख दिया जाएगा। ठीक है, यहाँ तक 11 में आपका क्या आया? प्रॉफिट फॉर द पीरियड फॉर कंटिन्यूइंग ऑपरेशंस यानी रिकरिंग ऑपरेशंस। यू कैन से ऑपरेशनल जो एक्टिविटीज़ होती हैं जो लगातार होती रहती हैं वो। कुछ ऐसे भी एक्टिविटीज़ होती हैं जो डिसकंटिन्यूइंग नेचर की होती हैं, मीन्स वन टाइम होती हैं। तो इसमें प्रॉफिट एंड लॉस अगर उनसे कुछ हुआ है, समझना ज़रा। पॉइंट नंबर 11 तक आपने कंटिन्यूइंग ऑपरेशन से रिकरिंग नेचर के जो एक्टिविटीज़ होती हैं उनसे जो प्रॉफिट या लॉस था वो निकाल लिया। अब 12वें में अब आपको डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन से यानी कि जो कहीं कभी कभार होने वाली एक्टिविटीज़ हैं उनसे होने वाला प्रॉफिट या लॉस निकालना है। इसका एग्जांपल चलिए बता देता हूँ। कोई असेट अगर आपने बेची, उससे कोई प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, वो यहाँ लिखा जाएगा। ठीक है, लेकिन जब ये कोई गेन आप करते हो तो उस पर आपको टैक्स भी देना होता है। तो 12th पॉइंट में प्रॉफिट और लॉस फ्रॉम डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशंस आएगा। ठीक है, देन वो जो प्रॉफिट हुआ है उस पर अगर टैक्स आपको देना है तो टैक्स लगेगा। टैक्स लगने के बाद जो आएगा ये होगा पॉइंट नंबर 14 प्रॉफिट फ्रॉम डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशंस आफ्टर टैक्स। ये क्या था? ये इंक्लूडिंग टैक्स था, बिफोर टैक्स यू कैन से। ऊपर वाला पॉइंट नंबर 12 क्या था? इसमें टैक्स अभी घटा नहीं था, टैक्स आपने घटाया पॉइंट नंबर 13 में। तो पॉइंट नंबर 14 में क्या आया? प्रॉफिट और लॉस फ्रॉम डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशंस आफ्टर टैक्स। और इसके बाद आपको क्या करना है? पॉइंट नंबर 15 में आना है। क्या करना है आपको? आपको करना है 11th पॉइंट और जो 14th पॉइंट है इनको ऐड करना है। देखिए किया गया है ऐड। तो क्या आ जाएगा? पॉइंट नंबर 11 क्या था? ध्यान दीजिए, ये था प्रॉफिट और लॉस फॉर द पीरियड फ्रॉम कंटिन्यूइंग ऑपरेशन। इसे फॉर की जगह फ्रॉम कर लीजिए। ठीक है, प्रॉफिट फॉर द पीरियड, प्रॉफिट फॉर द पीरियड फ्रॉम कंटिन्यूइंग ऑपरेशंस हो गया। देन हियर इन द 14th पॉइंट प्रॉफिट फ्रॉम डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशंस। ओके, तो ये हो गया। अब आपको इन्हें जोड़ लेना है तो यह आ जाएगा प्रॉफिट फॉर द पीरियड, मतलब उस अकाउंटिंग पीरियड के लिए कंटिन्यूइंग ऑपरेशन से और डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन से ओवरऑल टैक्स घटाने के बाद जो प्रॉफिट हुआ है। अब ये प्रॉफिट कंपनी का विशुद्ध प्रॉफिट है आफ्टर टैक्स। इसे शेयर होल्डर्स में बांटा जाएगा, कुछ रिजर्व बनेंगे, कुछ अलग अलग चीज़ें होंगी। तो यहाँ पर जो प्रॉफिट अवेलेबल है इसको अगर आप जो शेयर्स, इक्विटी शेयर्स की संख्या है, अगर उससे डिवाइड कर देते हो तो अर्निंग पर इक्विटी शेयर आता है। इसे अर्निंग पर शेयर बोलते हैं, तो ईपीएस बोला जाता है। क्या बोलते हैं? अर्निंग पर शेयर, ईपीएस। तो अगर आप जो इक्विटी शेयर्स की संख्या है उससे प्रॉफिट को पॉइंट नंबर 15 में जो यहाँ पर अमाउंट आएगी उससे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स से अगर आप डिवाइड कर देते हो तो अर्निंग पर शेयर आ जाता है। ये डाइल्यूटेड क्या है? डाइल्यूटेड में कुछ ऐसे प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं, प्रेफरेंस शेयर्स जो कन्वर्टिबल होते हैं। ठीक है, परिवर्तनीय होते हैं। इसी तरह से कुछ डिबेंचर्स भी होते हैं जो परिवर्तनीय होते हैं। तो ये जो परिवर्तनीय डिबेंचर्स हैं अगर ये परिवर्तित हो जाएं इक्विटी शेयर्स में तो उनकी संख्या कितनी होगी, ये अनुमान करने के बाद जो इक्विटी शेयर्स अभी एग्जिस्ट करते हैं उसमें ये जो अनुमानित शेयर्स होंगे, जो प्रेफरेंस शेयर्स या डिबेंचर्स के होंगे, इनके बदले में जो आएंगे उनको भी जोड़ लीजिए तो जो संख्या निकल के आएगी, मान लिया पहले से ये 10,000 थे और 2,000 इस तरह के कन्वर्ट होने के बाद, अभी हुए नहीं हैं
लेकिन आपको अनुमान लगाना होता है कि अगर ये प्रेफरेंस शेयर्स या अगर ये डिबेंचर्स अगर कन्वर्ट होंगे तो कितने इक्विटी शेयर्स बनेंगे। मान लेते हैं वो 2000 बने, तो पहले जहां आपने प्रॉफिट फॉर द पीरियड जो आया था उसको 10,000 से डिवाइड किया था, तो बेसिक आया था ईपीएस। डाइल्यूटेड के लिए आप क्या करेंगे, 10 प्लस 2 यानी 12,000 से डिवाइड करोगे तो वो डाइल्यूटेड कहलाएगा। यहाँ हम ये निकालना चाहते हैं कि जब हमारे इक्विटी जो प्रेफरेंस शेयर्स हैं, डिबेंचर्स हैं, वो भी इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, तो ऐसी स्थिति में अर्निंग पर शेयर यानी कि हर एक शेयर पर कितना प्रॉफिट मिल पाएगा शेयर होल्डर्स को। ठीक है, ये हिंदी में दिया गया है यही चीज़। हिंदी में भी आप इसे अच्छे से पढ़ लें। प्रचालन माने ऑपरेशंस होता है, उससे जो राजस्व यानी कि रेवेन्यू हुई है उसमें कुल अन्याय जोड़ा तो कुल राजस्व हो गया। व्ययों में उपभोग की गई सामग्री की लागत, व्यापार स्टॉक का क्रय, तैयार माल, व्यापार स्टॉक, चालू सकर्म यानी वर्क इन प्रोग्रेस, इनकी सूचियों में परिवर्तन, कर्मचारी फायदों संबंधी व्यय, ये सब वही हैं, उनकी हिंदी दी गई है। अब हम यहाँ पे इनका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। संचालन क्रियाओं से आगम यानी कि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, ये कैसे आता है। तो देखिए मैंने आपको अभी बताया था इसमें क्या क्या शामिल होगा। रेवेन्यू फ्रॉम सेल ऑफ प्रोडक्ट, वस्तुओं के विक्रय से आगम, सेवाओं के विक्रय से आगम, और अगर कोई अन्य संचालन संबंधी क्रिया है जिससे आगम हुआ है तो वह भी आप यहाँ पे शामिल कर लेंगे। ठीक है, उसमें अगर कोई छूट या वापसी हुई है, अगर कोई डिस्काउंट है तो वो घट जाएगा, अलाउंस अगर कोई है भत्ता वगैरह वो भी घट जाएगा, एंड इफ़ देर इज़ एनी रिटर्न वो भी घटा दिया जाएगा। इन पे अगर कोई एक्साइज ड्यूटी और सर्विस टैक्स लगता है तो वो घट जाएगा। तो आप लोग जानते हैं एक्साइज अब लगता नहीं है, अब लगता है सर्विस टैक्स या गुड्स टैक्स, जिसे जीएसटी बोलते हैं, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो जैसा भी होगा गुड्स या सर्विस टैक्स लगेगा। फिर अन्य आय की बात की थी, मैंने बोला था अभी जब मैं एक्सप्लेन कर रहा था, इसमें इंटरेस्ट इनकम आती है, डिविडेंड इनकम आती है। ये डिविडेंड इनकम वो है जो शेयर आपने किसी अन्य कंपनी के खरीद रखे हैं तो उस पर जो आपकी अर्निंग होगी वो डिविडेंड इनकम कहलाएगी। मतलब अगर आपने उस पर डिविडेंड रिसीव किया है तो डिविडेंड यहाँ आ जाएगा, अगर आपने इंटरेस्ट पाया है तो वो आ जाएगा। विनियोग जो होते हैं, जब आप उन्हें बेचते हैं तो कभी कभी विक्रय से कुछ लाभ होता है। सपोज इनकी वैल्यू 10 लाख थी और आपने उन्हें 11 लाख का बेच लिया, तो 1 लाख का आपका जो प्रॉफिट हुआ है वो यहाँ आ जाएगा अन्य आय में। ध्यान रखना, केवल विनियोगों के विक्रय से होने वाला प्रॉफिट यहाँ आता है। अन्य वस्तुओं के विक्रय पर, अन्य असेट्स के विक्रय पर होने वाला प्रॉफिट वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम में जाता है। ठीक है, अभी देखेंगे हम उसे। अच्छा, इसके अलावा कुछ और भी हो सकता है जो अभी इन तीनों पॉइंट्स में नहीं आया। अन्य गैर संचालन आय वो यहाँ पर लिखी जा सकती है। ठीक है, फिर इसमें कुछ बातें हैं, ध्यान से सुनिएगा। ये एडिशनल इंफॉर्मेशन है जस्ट फॉर योर नॉलेज, जस्ट फॉर योर अपडेटमेंट। इसमें ये बताया गया है कि कंपनी को कुछ चीज़ें नोट्स में अपने प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट तैयार करते समय दिखानी ही होती हैं, जैसे कर्मचारियों के हित में व्यय, एम्प्लॉइज बेनिफिट एक्सपेंसेस। देख लीजिए इसमें क्या क्या आता है। वेतन और मजदूरी आती ही है, कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट एंड अदर फंड्स, ये मैं अभी बता चुका था। ईपीएफ में जो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन होता है वो कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड कहलाएगा। अगर और भी कोई फंड है जो एम्प्लॉइज़ के वेलफेयर के लिए है तो वो यहाँ पे आता है। तो कंट्रीब्यूशन प्रोविडेंट फंड को या किसी और फंड को भी हो सकता है। इसके अलावा इसके अलावा स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंसेस अगर कुछ होता है, जैसे कैंटीन है, घर आने जाने के लिए कार है, रहने के लिए एकोमोडेशन के लिए कोई मकान है, तो ये सारी जो चीज़ें हैं इनकी कॉस्ट अपनी होती है, वो यहाँ कर्मचारी कल्याण व्यय में आएगा। वित्तीय लागतों में आप लोग जानते हैं ब्याज के व्यय आएंगे। अगर कोई ऋण लेने की अन्य कोई बोरोइंग कॉस्ट आई है, कोई और एक्स्ट्रा खर्चा हुआ है ऋण देने पे, तो वो विदेशी मुद्रा लेन देनों और अनुवादों पर लाभान। कभी कभी जब आप इंटरनेशनल ट्रेड करते हैं तो जो नॉर्मल रेट्स होते हैं एक्सचेंज के, उनसे कम या ज़्यादा आपको पे करना पड़ता है, वो बेसिकली गेन या लॉस कहलाता है, वो यहाँ आएगा। आप सभी लोग परिचित हैं ह्रास और अपलेखन से, ये मैं अभी बता चुका हूँ। असेट पे, टेंजिबल असेट्स पे लगने वाला डिप्रिसिएशन, और इंटेंजिबल असेट पे जो उनकी कीमत में कमी होती है उसे अमोर्टाइजेशन कहते हैं। तो आप इसे यहाँ दिखाएंगे। एक सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है जो अलग से है ये, कि आय और व्यय का हर वो आइटम दिखाया जाएगा जो 170 नहीं है, ये 1% हो किसका,
1% हो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस का, या तो ये मिनिमम 1% हो, और या अगर ये 1 लाख से अधिक है तो अगर ये 1% नहीं भी है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस का तो भी दिखाया जाएगा। एक्सेप्शनल आइटम्स में क्या क्या आता है जान लीजिए बच्चों। जब कोई आय और व्यय की मदें सामान्य क्रियाओं से संबंधित हों, परंतु उनका आकार, प्रकृति और स्वभाव इस तरह का है कि उनको अलग से प्रकट करना संस्था के हित में और परिणामों को समझने के लिए सही माना जाता हो, तो ऐसी स्थिति में उन्हें दिखाते हैं। और इसमें अगर हम बात करें तो क्या क्या आएगा, स्टॉक अथवा स्थायी संपत्तियों का शुद्ध प्राप्य मूल्य एवं अपलेखन, संस्थाओं की क्रियाओं का अगर पुनर्गठन हुआ है उससे होने वाला कोई लाभ या हानि है, स्थायी संपत्तियों का विक्रय पर, दीर्घकालीन विनियोगों का विक्रय, पिछली अवधि में प्रभावशील कानूनी परिवर्तन, मुकदमे का निपटारा वगैरह। एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम में जैसे कोई भूकंप वगैरह हुआ है, ठीक है, तो उससे होने वाली हानि वगैरह आएगी। ठीक है, तो ये आप समझ गए होंगे। बाकी डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर अभी मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, और ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट की एक समरी है, एक बार इसे रिवाइज करें, इससे पहले भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, ये सब आपको आते हैं। ये भी बैलेंस शीट का आइटम है। कुछ यहाँ एडजस्टमेंट हैं जिन्हें हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू सो मच।